बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। आर्किड बिजनेस कॉलेज पटना, BCA BBA का नंबर 1 कॉलेज। भगवती कान स्टाफ का सेवन करें और एड्स भगाएं। और वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप। नमस्कार, आरएन अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार के कई जिलों में गर्भाशय घोटाला प्रमाणित हो चुका है। इसके बाद भी सरकार कार्रवाई के लिए सक्रिय नहीं है। छपरा के जिलाधिकारी ने गर्भाशय ऑपरेशन में फर्जीवाड़े की रिपोर्ट सरकार को भेजी है, लेकिन इस पर आगे की कार्रवाई नहीं हो रही है। छपरा के डीएम ने जांच के लिए मेडिकल कैंप बुलाया और जब महिलाओं की जांच की गई तो पता चला कि 29 महिलाओं का बिना ऑपरेशन किए ही बीमा क्लेम कर दिया गया। जिलाधिकारी ने माना कि यह आपराधिक धोखाधड़ी है, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए अभी भी उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। छपरा में वैसी महिलाओं का भी गर्भाशय निकाल लिया गया जिनको इसकी जरूरत भी नहीं थी। ऐसी महिलाओं ने कुछ लोगों की लालच की वजह से ऑपरेशन का कष्ट भोगा। क्या इनके दर्द और तकलीफ का कोई मोल नहीं? गर्भाशय घोटाला केवल पैसे की लूट नहीं, बल्कि गरीबों को जानबूझकर शारीरिक कष्ट में धकेलने की साजिश भी है। इसलिए बेईमान लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जांच की गाड़ी खुलासे के बाद आगे ही नहीं बढ़ रही। तो गर्भाशय घोटाले के मुद्दे पर चर्चा के लिए शुरू करते हैं आर्यन अभियान। और सबसे पहले बात छपरा की। छपरा में भी गर्भाशय घोटाला हुआ। डीएम की जांच के बाद यह खुलासा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो गर्भाशय के ऑपरेशन हुए उनमें 46 में गड़बड़ी हुई। 29 ऐसी महिलाओं का भी पता चला जिनके नाम पर ऑपरेशन तो दिखाया गया, लेकिन हकीकत में उनका ऑपरेशन हुआ ही नहीं। यानी 29 महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई। जाहिर है यह सब बीमा के पैसे के लिए किया गया। गर्भाशय ऑपरेशन में शिकायत, डीएम ने दिया मेडिकल जांच का आदेश। मेडिकल कैंप में हुई महिलाओं की जांच। गर्भाशय के 46 ऑपरेशन में गड़बड़ी। 3 महिलाओं की रजामंदी के बिना ऑपरेशन। 5 वैसी महिलाओं का गर्भाशय निकाला गया जिनको ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। 14 महिलाएं ऑपरेशन के बाद दिक्कत में। उनका आरोप है कि ठीक से इलाज नहीं हुआ। 29 महिलाओं के ऑपरेशन का कोई प्रमाण नहीं मिला, जबकि अस्पताल की सूची में उनका ऑपरेशन दर्ज था। छपरा में 29 महिलाओं के गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ नहीं और कागज पर दिखा दिया ऑपरेशन। जब मेडिकल जांच में यह बात प्रमाणित हो गई तो एक तरह से घपला भी साबित हो गया। यह तो आपराधिक धोखाधड़ी है। सारा खेल 30,000 के बीमा रकम से जुड़ा है। एक बीपीएल मरीज को साल भर के इलाज के लिए मिलते हैं 30,000 रुपए। जाहिर है जिनके नाम पर ऑपरेशन दिखाया गया उनका बीमा क्लेम भी किया गया होगा। गड़बड़ी के 35 मामलों में छपरा के 9 अस्पतालों की पहचान की गई। उनसे जवाब तलब किया गया, लेकिन जवाब तलब के बाद कार्रवाई की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। बिना सर्जरी किए हुए इंश्योरेंस क्लेम को रीइंबर्समेंट कराने की कोशिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर 9 अस्पतालों को हम लोगों ने चिन्हित किया है पेशेंट्स के यूआरएन के हिसाब से, और उन्हें अभी कारण परीक्षा नोटिस जारी की गई है। उनके जवाब आने के बाद इसमें अगली विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जब मेडिकल जांच में यह बात साबित हो गई कि गर्भाशय ऑपरेशन में घपला हुआ है, फिर और किस प्रमाण का इंतजार किया जा रहा है? 9 अस्पतालों से तो जवाब तलब किया गया, लेकिन बीमा कंपनी से क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगा गया? क्योंकि अस्पतालों का चयन और पैसों का भुगतान तो बीमा कंपनी ही करती है। घपले तो उजागर हो रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या सरकार किसी मजबूरी में है? आर्यन न्यूज के लिए छपरा से देवेंद्र की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि यहाँ पर जवाब तलब तो किया गया कई अस्पतालों से, लेकिन कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उनके जवाब का इंतजार है।
बिहार में गर्भाशय घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि इसकी मूल योजना में ही खामियां हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा भरोसा किया गया है। पहले तो प्राइवेट बीमा कंपनियों से करार किया गया है, फिर बीमा कंपनियां ही निजी अस्पतालों का चुनाव करती हैं, जहां बीपीएल परिवार के सदस्यों को इलाज कराना पड़ता है। निजी कंपनियों और निजी अस्पतालों के अपने हित होते हैं। क्या वे सरकारी संस्थाओं की तरह जन कल्याण की बात समझेंगी? देखते हैं योजना के क्या क्या है प्रावधान। तारीख 1/10/2007। केंद्र सरकार ने शुरू की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना। बीपीएल परिवारों को जारी किया गया स्मार्ट कार्ड। एक कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों का इलाज। इलाज के लिए 1 साल में अधिकतम 30,000 रुपए। योजना में केंद्र सरकार का अंशदान 75%। योजना में राज्य सरकार का अंशदान 25%। योजना की निगरानी और समीक्षा का दायित्व राज्य सरकार का। केंद्र सरकार करती है बीमा कंपनियों से समझौता। बीमा कंपनी ही करती है नर्सिंग होम का चयन। बीमा कंपनियां ही सूचीबद्ध करती हैं नर्सिंग होम। मरीजों को इलाज के एवज में नहीं देना है पैसा। बीमा कंपनियां ही पैसा भुगतान करती हैं इलाज का। इस व्यवस्था में ओपीडी इलाज के खर्च का वहन नहीं, यानी ऑपरेशन करने वाले खर्च का ही मिलेगा पैसा। बिहार में श्रम संसाधन विभाग के अधीन ये योजना संचालित। तो योजना में ही खामी है। जब गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी की चौतरफा शिकायतें आने लगी तो सरकार ने 5 दिन पहले इस बात के निर्देश दिए कि रजामंदी के बाद ही किए जाएं गर्भाशय के ऑपरेशन। बिहार के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। प्रत्येक शनिवार को होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोर कमेटी की बैठक। डीएम होते हैं कोर कमेटी के अध्यक्ष। बिना अनुमति के 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का गर्भाशय नहीं निकाला जाए। यदि ऐसा होता है तो चिकित्सकों के खिलाफ सरकार करेगी कानूनी कार्रवाई। हर सप्ताह कोर कमेटी की बैठक कर दी जाए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की समीक्षा रिपोर्ट। अगर 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं का गर्भाशय निकालना जरूरी है तो कारणों का जिक्र करते हुए इसकी मंजूरी जरूरी। जी हाँ, तो देख लिया आपने कि किस तरीके से ये सारे घोटाले हुए और कहां पर खामियां थी, कहां पर कुछ ऐसी खामी थी जो सरकार ने भी देखा। इसीलिए 5 दिन पहले निर्देश भी दिया गया है कि बगैर रजामंदी के ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि छपरा की जो हमने तस्वीरें देखी वहां पर 5 अस्पतालों को तो तलब किया गया, उन पर कारण बताओ नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बाद एक कार्रवाई की अगर गति की बात करें तो कछुए की चाल से भी आखिर धीमी क्यों? चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। एक एक करके सबसे पहले हम आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं मुकेश कुमार सिंह जो समाजशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत मुकेश जी आपका। आप हैं डॉक्टर अशोक जो कि सचिव हैं पटना सिविल सोसाइटी का। बहुत बहुत स्वागत अशोक जी आपका भी। और आप हैं प्रोफेसर नवल किशोर यादव जो राजद नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत नवल जी आपका भी। और हमारे साथ इस चर्चा को दिशा और दशा देने के लिए आर्यन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार भी जुड़े रहेंगे। अभिरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत आर्यन अभियान में। और सबसे पहले हम रुख करते हैं नवल जी आपके तरफ। जिस तरीके से लगातार ये सारी हमने भ्रष्टाचार की एक बात कही जाए जिसका खुलासा अगर मीडिया ने किया तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से गर्भाशय घोटाले की बात सामने निकल कर आई, समस्तीपुर से ये उजागर हुआ, जहानाबाद, छपरा, हर तरफ फैला। छपरे की हम बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले छपरे की हमने अभी खबर भी दिखाई है। छपरे में अगर बात की जाए तो वहां पर सब कुछ साफ आ जाता है, ऐने के तरह सारी चीजें साफ हैं कि एक बड़ा घोटाला हुआ है जहां पर कई महिलाओं के साथ उनकी तकलीफों को नहीं समझा गया, उनके दर्द को भी नहीं समझा गया, जबरदस्ती गर्भाशय का ऑपरेशन कर दिया। कहीं पर सिर्फ नाम के लिए दिखाया गया कि वहां पर गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वो सिर्फ कागज पर था। कहीं कुछ ऐसी ना महिलाएं हैं और कहीं पर पुरुष का भी नाम सामने आया। लेकिन इन सब के बाद आपने डीएम साहब की भी बात सुनी कि उन्होंने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है 9 अस्पतालों पर और अब जब वो जवाब भेजेंगे उसके बाद की कार्रवाई होगी, बात आगे बढ़ेगी। जब आपके पास सारे सबूत हैं, प्रमाण इकट्ठा है, तब कारण बताओ नोटिस और कार्रवाई की बात आगे की जाएगी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, डॉक्टर का भी एक क्लास है जी, कलेक्टर का भी एक क्लास है, सोसाइटी में क्लास डिफाइन है। जो अभिजात वर्ग के लोग हैं वो निश्चित रूप से जो अभिजात वर्ग के लोग हैं जो उनके क्लास जो आइडेंटिफाई है उसमें हैं,
उसको वो बचाना चाहते हैं। और इस राज्य के अभिजात वर्ग के लोगों को, नौकरशाहों को, राजनेताओं को, ये गांव और गरीबों से जिनके लाल कार्ड की चर्चा कर रहे हैं, जिनको स्मार्ट कार्ड दिया गया, उनसे मतलब नहीं है। जितनी योजनाएं गरीबों के नाम पर बनाए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य योजना हो या लाल कार्ड हो या भोजन देने का, और जिस तरह की योजनाएं बनाए जा रहे हैं, वह सब बिचौलिया के माध्यम से ऊपर से लेकर नीचे तक अभिजात वर्ग को खाने का एक वो पाखंड निर्मित किया जा रहा है। वो खाने में लगे हुए हैं, उनको गरीबों से कुछ मतलब नहीं है, महिलाओं से कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ एन कैन प्रकार के उसको चाहते हैं कि हम किसी तरह समय बढ़ते जाए और उसको हम दफन करते जाएं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है अशोक जी कि जिस तरीके से नवल जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक जो योजना अगर बनाई जाए, हम उनके अल्फाजों को अगर इस तरीके से लें कि जो योजना बनती है वो भी इसलिए बनती है कि एक जरिया होता है लूट खसोट का, और यहाँ पर सब लोग मिलकर आपस में बंदरबाट करते हैं। ये बात हम भी मानते हैं, लगातार हमने भी इस बात को कहा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डीएम साहब की ये बात पर आप क्या कहेंगे कि वो अभी भी कह रहे हैं कि अब थोड़ा कारण बताओ नोटिस का जब जवाब वो भेजेंगे तब आगे की कार्रवाई होगी। जवाब तलब की भी अगर बात की जाए तो सिर्फ अस्पतालों को जवाब तलब किया गया है, जबकि इसमें बीमा कंपनी शामिल हो सकती हैं क्योंकि वही तय करती हैं कि कौन कौन से अस्पताल में इलाज किया जा सकता है। बिचौलिए शामिल हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, लेकिन सिर्फ अस्पताल ही क्यों? नहीं, इसमें मुझको कहना यह है कि शासन सत्ता का जी निर्देश से ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश होता है। शासन सत्ता का क्या संदेश है वह सभी जगहों पर पहुंचता है और उसका समान रूप से प्रभाव होता है। आप एक खास योजना के तहत बात कर रहे हैं, लेकिन शासन सत्ता का निर्देश क्या है और उसका क्या असर होता है, मैं एक घटना से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 1 महीना पहले या 2 महीना पहले मुख्यमंत्री धनरुआ के सोनवई गांव में गए थे। मंच पर वह उपस्थित थे और वहाँ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि अंचलाधिकारी दाखिल खारिज में बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वहाँ निर्देश दिया कि अविलंब जांच कर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री को निर्देश दिए, 2 महीना हो गए और आज धनरुआ अंचल में आप चले जाइए, वहाँ दाखिल खारिज सहित सभी प्रमाण पत्रों के घूसखोरी का दर बढ़ गया। कहा यह जा रहा है कि जांच कार्रवाई जो शुरू हुई उसको मैनेज करने में जिलाधिकारी से कमिश्नर तक का चढ़ाना पड़ा, इसलिए अब अंचलाधिकारी साहब वो तो एक निर्देश तो यह भी है, लेकिन इससे जो संदेश गया यह कहां तक जाएगा और क्या क्या डैमेज करेगा यह कहना मुश्किल है। यानी यहाँ पर भी आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ मैनेज्ड है और जो शासन सत्ता का जो संदेश है वह महत्वपूर्ण है। एक घटना में निर्देश दे देने से कुछ नहीं हो जाता है और कुछ दूसरा संदेश भी उसको पीछे से चला आता है। मुकेश जी, सब कुछ मैनेज्ड है, डीएम साहब जो बोल रहे हैं या फिर जो प्रमाण हमारे सामने निकल कर आए हैं, प्रमाण को देखने के बाद भी जिस तरीके का डीएम साहब टाल मटोल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी और वक्त लगेगा, उसमें यहाँ पर अशोक जी कह रहे हैं कि सब कुछ मैनेज्ड है। वो डीएम साहब निर्देश या फैसला जरूर लेते हैं लेकिन पीछे से संदेश भी उन्हें चला जाता है। देखिए सैयद जी, सबसे पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो योजनाएं हैं ये बड़ी सोच के बनाई जाती हैं और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बड़े विशेषज्ञ अधिकारी और सारी चीज़ें समझते हुए इन योजनाओं को बनाया जाता है और इन योजनाओं की उपयोगिता भी है। ये योजनाएं गरीबों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और इसके गुणवत्ता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं देश के स्तर पर बनाई जा रही हैं, विभिन्न राज्यों में को निर्देशित और निष्पादन किया जा रहा है, वो बिहार में आके इस रूप में क्यों परिवर्तित हो जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ जो आप छपरा की तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें डीएम साहब की द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो किसी ढंग से भी प्रशासनिक रूप से उसको आप त्वरित गति से करने वाले काम को नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण यह है सैयद जी कि केवल डीएम ही इसमें दोषी नहीं नजर आ रहे हैं जी। यह योजना 2 विभागों के द्वारा मॉनिटर की जा रही है, एक तो श्रम विभाग और दूसरा स्वास्थ्य विभाग भी, चूंकि इसमें नर्सिंग होम्स की भूमिका है और ये गरीबों की योजना है। आज लोक कल्याणकारी राज्य की जो व्याख्या है वो इसलिए है, प्रजातंत्र में जनता सरकार को चुनती है और सरकारें बदलती हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो भी यह लोक कल्याणकारी कार्य हित में आम जनों के हित में किया जा रहा है तो उसमें ऐसी चूकें कब तक प्रशासनिक रूप से अधिकारी करते रहेंगे और उसको स्वीकार करते रहेंगे। जैसे डीएम साहब के, छपरा के डीएम साहब के द्वारा कार्य को तुरंत देख के, चूंकि वो जिलाधिकारी हैं
और जिला प्रशासन सबसे प्रमुख जो है आधार होता है। तो उनको अपने जो तथ्य उनके सामने आए, चूँकि उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स ली और मेडिकल कैंप लगाया, और कैंप के बाद में सारे तथ्य उनको आए, तो उनको एक समयावधि में तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बिंदु है। दूसरा बिंदु सैयद साहब है कि पटना में जो बैठा हुआ सचिवालय है, जो श्रम विभाग के सचिव हैं, क्योंकि यह बीमा योजना और श्रम विभाग के बीच का एक समन्वय है कि दोनों के बीच में केंद्र सरकार भी उसमें है, तो केंद्र सरकार के अधिकारी एक तरफ दोषी हैं, श्रम विभाग के सचिव की भूमिका उससे भी ज़्यादा, डीएम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर जब इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं और आप मीडिया के सजग प्रहरी इन बातों को, तथ्यों को सामने में ला रहे हैं, तो आखिर ये पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला, स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं, श्रम विभाग के सचिव हैं, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, यानी सब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मुकेश जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। और अब हम रुख करेंगे अभिरंजन जी का। अभिरंजन जी, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो हम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो अगर देखा जाए, जैसे नवल जी ने कहा कि योजनाएं बनती ही हैं एक लूट खसोट के जरिए के लिए, जो हम भी लगातार ये बात करते रहते हैं। अशोक जी ने कहा कि सब कुछ एक मैनेज्ड रहता है, यहां पर भी एक मैनेज्ड है, मैनेज तरीके से सारी चीजों को किया जा रहा है। डीएम साहब ने अपनी बात कही है, लेकिन पीछे से एक संदेश भी उनके साथ चला जाता है। मुकेश जी ने कहा कि पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो सिर्फ डीएम साहब नहीं, बल्कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर वो एक शख्स इसमें दोषी है जो इन सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। कड़ी चलती है और ये पूरी कड़ी ही शायद उस कड़ी में जंग लग चुका है। संदेश देखिए पीछे से भी रहता है और संदेश आगे से भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे संदेश सिर्फ पीछे से ही दिए जाते हैं, बहुत सारे संदेश हैं जो आगे से रहते हैं और प्रत्यक्ष रहते हैं, खुलेआम रहते हैं। खगड़िया में रणवीर यादव के लिए संदेश तो बिल्कुल आगे से था, तो सारे संदेश पीछे से नहीं देती हैं सरकारें, इस बात को बहुत ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ है, यह भी आगे से ही संदेश होता है कि 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है, सामने आ चुका है, आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, किसी डीएम को जवाब तलब नहीं किया, किसी जो लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं किसी पर आपने हथौड़ा नहीं चलाया। तो यह संदेश जो 1.5 महीना पहले आपको लग रहा था कि पीछे से है, यह संदेश 1.5 महीने के बाद आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि आगे से है। तो संदेश पीछे से भी रहते हैं, आगे से भी रहते हैं। देखिए, खरी खरी बात अगर मैं करूं तो इस देश में बिना घोटालों के कोई सरकार चल ही नहीं सकती है। घोटालों के बिना इसलिए सरकार नहीं चल सकती है क्योंकि सरकारें चलाती हैं राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों को चुनाव में पैसे खर्च करने के लिए मोटा माल चाहिए। राजनीतिक दलों को मतदाताओं को शराब बांटने के लिए, कंबल बांटने के लिए मोटा माल चाहिए। राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं से नारेबाजी करवाने के लिए मोटा माल चाहिए। राजनीतिक दलों को अपनी यात्राएं करने के लिए, रैलियां करने के लिए, प्रचार पर खर्च करने के लिए मोटा माल चाहिए। और इसी तरह से नेताओं को भी आप देखिए, नेताओं को भी मोटा माल चाहिए होता है, क्योंकि उनके उतना बड़ा नेता वही होता है जो जिस नेता के पीछे जितने कार्यकर्ता होते हैं वो उतना बड़ा नेता होता है। तो कोई कार्यकर्ता आज की तारीख में देखिए मुफ्त में आपके पीछे पीछे तो घूमता नहीं है, तो आपको उन पर खर्च करना पड़ता है। चाहे आप जो है उनको पैसे के रूप में खर्च करें या शराब के रूप में खर्च करें या जिस भी तरीके से छोटी छोटी सुविधाएं देकर उन पर आप खर्च करें, तो ये सारी चीजें होती हैं। और चूंकि सरकारों को राजनीतिक दल और नेता चलाया करते हैं, इसलिए मेरी यह मान्यता बन गई है कि बिना घोटाले के इस देश में जिस तरह का माहौल बन गया है, कोई सरकार चल ही नहीं सकती है। और इसमें सारे, इस हम्माम में देखिए सभी नंगे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मुख्यमंत्री की बात नहीं है, किसी एक प्रधानमंत्री की बात नहीं है। आजकल ये जो पिछले 2-4 साल से ये जो दौर हमारे लोकतंत्र में है, वो सबसे बड़ा सैटायर का, सबसे बड़े व्यंग्य का दौर है। हमारे देश में कितना बड़ा बड़ा व्यंग्य आजकल चल रहा है। आप देखिए कि पूरा मंत्रिमंडल आपका भ्रष्ट है, लेकिन उस मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार होता है। तो आप इस तरह से देखिए, पूरे राज्य में जो है जमकर लूट हर विभाग में चलती रहती है, लेकिन उस राज्य का नेतृत्व करने वाला आदमी जो है पाक साफ होता है, उसकी सरकार सुशासन की सरकार कहलाती है। तो ये बहुत बड़ा विरोधाभास और बहुत बड़े व्यंग्य का दौर है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। आप देखिए इतने बड़े बड़े सैटायर हो रहे हैं और जनता सारी चीजों को समझ रही है। जनता की हताशा और निराशा सिर्फ इस बात से होती है, जनता इसलिए लाचार हो जाती है क्योंकि जैसा कि हम बार बार कहा करते हैं, जनता के सामने 2 विकल्प होते हैं चुनाव के मैदान में, एक होता है कोढ़, दूसरा होता है कैंसर। जनता बेचारी किसको चुने? कोढ़ को चुनती है तो कोढ़ तबाह करता है, कैंसर को चुनती है तो कैंसर तबाह करता है। तबाही तो उसके लिए लिखी हुई है। ये सारी योजनाएं मैं आपको बताऊं, अभी आप गर्भाशय घोटाले की बात करते हैं, इस देश में अभी आपने ऐसी चीजें सुनी हैं कि स्कूटर पे भैंसें जाती थी और पुरुषों के गर्भाशय निकाले जा रहे हैं।
अगर यही आलम रहा तो किसी दिन आप सुनेंगे कि इस देश में यूरिन घोटाला और स्टूल घोटाला भी हो रहा है। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक घोटाले ही घोटाले होंगे। इन चीजों पर जो है बहुत हैमरिंग अंदाज में, हथौड़ा मार अंदाज में जब तक आप काबू नहीं करेंगे, सत्ता प्रतिष्ठानों में वह मनोबल नहीं है, वह इच्छा शक्ति नहीं है। वरना किसी 2 कौड़ी के नर्सिंग होम की इतनी औकात नहीं होती है कि वो इस तरह, बीमा कंपनियों की इतनी औकात नहीं होती है कि वो जो है सो पूरे राज्य में और पूरे देश में इस तरह का सिस्टम चला ले। आखिर वो लोग भी कानून के डर से डरते हैं, वो लोग भी प्रशासन से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग निडर और निर्भीक लोगों द्वारा चलाए जाने वाले नर्सिंग होम्स और बीमा कंपनियां होती हैं। आम आदमी पर आपकी लाठी बरसती है, आम आदमी पर आपका डंडा बरसता है। नर्सिंग होम्स के संचालकों पर आप कितनी कार्रवाई करते हैं? कितने बीमा कंपनियों के जो करता धरता है उनको पकड़ के आपने जेल में किया? तो जब तक आप इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे मान्यवर, ये सारे घोटाले होते रहेंगे और होते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी आपने कि इच्छा शक्ति की बहुत बड़ी कमी है और यहाँ पर यही चीज लगातार हम देख भी रहे हैं। और नवल जी, जैसे अभिरंजन जी ने कहा कि अगर देखा जाए तो सारे नेता, सारी हर तरफ ही एक घोटाला है और घोटाला अगर नहीं होगा तो फिर आखिर किस तरीके से, कहां से चुनाव के लिए पैसा लाया जाएगा, यह भी एक बड़ा सवाल अभिरंजन जी ने खड़ा किया। लेकिन यहां पर हम गर्भाशय घोटाले पर अगर रहे तो क्या आपको लगता है यहां पर क्या ऐसी वजह है कि इस मामले को इतना टाला जा रहा है, रोका जा रहा है? 1.5 महीने हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और साथ ही साथ इन सारी चीजों के बीच में अगर जो सवाल खड़ा हुआ है, हर जगह जहां भी घोटाला हुआ है वहां हमने देखा है कि सिर्फ अस्पताल को उसके अंदर में लिया गया है, अस्पताल पर कहीं पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है तो कहीं पर डीपेनलाइज्ड किया गया है। अस्पताल और नर्सिंग होम क्यों? यहाँ पर कई चीज हो सकती है। बीमा कंपनी पर आप तलब कर सकते हैं, आप थर्ड पार्टी पर कर सकते हैं, आप बिचौलिए पर कर सकते हैं, सिर्फ अस्पताल ही क्यों? देखिए, एक बात समझ लें कि ये जितने चालाक लोग हैं, चाहे वो बीमा कंपनी हो, केंद्र सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के नौकरशाह हो, बिचौलिया हो, नर्सिंग होम, इनका एक क्लास है। ये वहाँ गरीबों की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, गरीबों को रोगों से मुक्त करने के लिए नहीं बैठे हैं। जो योजनाएं बनाई गई हैं वो गरीबों को मुक्त करने के लिए योजना नहीं बनाई गई है। फिर मैं यह कह रहा हूँ, गरीबों के माध्यम से ही, योजनाओं के माध्यम से ही जो अभिजात वर्ग है, जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, उनके संपत्ति में इजाफा उसी से होता है। इसलिए ये तरह तरह की योजनाएं बनाए गए हैं। और देखिए, अभी अभिरंजन जी कह रहे थे कि सारे पॉलिटिकल पार्टियों को पैसे की जरूरत है। निश्चित रूप से जब तक इस देश में पूरी तरह से चुनाव सिस्टम में परिवर्तन नहीं होगा, पूरे तरह से सरकार चुनाव लड़ने का व्यवस्था अगर राजनेताओं को नहीं करेगा, पूरी तरह से ये दल बदल कानून समाप्त नहीं करेगा, जो पार्टियों के अंदर दल बदल कानून लगाए गए इसको समाप्त नहीं करेगा, तब तक ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होंगे। बल्कि भ्रष्टाचारी आपको बोलने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और आप उसका उजागर किया तो आपका गर्दन भी रेतेंगे। क्योंकि एक बड़ा नेक्सस बन गया है और सारे पॉलिटिकल पार्टी, आज पॉलिटिकल पार्टी इस देश को नहीं चलाती है, पॉलिटिकल आदमी 2-4 आदमी चलाते हैं। जब से दल बदल कानून हुआ, आप देखेंगे भारत में कोलिशन गवर्नमेंट है, बिहार में कोलिशन गवर्नमेंट है, तो भारत में जो 5 पार्टियां या 7 पार्टियां समर्थन दे रही, वो पार्टियां समर्थन नहीं दे रहे हैं, वो 5 पार्टियों के जो रॉबिन हुड है, नेता हैं, वो समर्थन दे रहे हैं। 5 आदमियों की सरकार है बिहार में। जो भाजपा और यूनाइटेड जनता दल की सरकार है, वो दल की सरकार नहीं। आप दल के मंत्रियों से, दल के विधायकों से पूछे, ये 2 व्यक्ति सुशील मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। बाकी लोग तो उसमें सिर्फ किसी तरह चमचागिरी करके, टुकुर टुकुर देख के अपने दिन को निर्वहन कर रहे हैं। उस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, उस पर भी हम आएंगे। और लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो गर्भाशय घोटाले पर मुद्दा है। अशोक जी और मुकेश जी, आपके पास भी हम आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है कि ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी रहेगी। और आपको बता दें कि आप अपने राय और सुझाव हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, feedback@rntv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक RNTV, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।